स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर आप 3 भी कह सकते हो और 4 भी कह सकते हो, सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। मैंने आपको 3 और 4 इसलिए बोला है क्योंकि कुछ बच्चों के पास हो सकता है पुरानी बुक है, किसी के पास नई बुक है, तो किसी में 3 है और किसी में 4 है। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से, आपको पता, उसमें चौधरी देवीलाल के बारे में बताया था। हरियाणा के स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उसमें किस तरीके से जो देवीलाल है वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं कि वो जब आएंगे, अगर सत्ता में उनकी गवर्नमेंट आएगी तो क्या कर देगी, सारे टैक्स वगैरह माफ कर देगी जो भी फार्मर्स के या फिर स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह के हैं। और वो ऐसा करते भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। लेकिन स्टिल दोबारा से उनकी सरकार नहीं आ पाती और कांग्रेस की गवर्नमेंट के वहां पर फॉर्म हो जाती है। ओके, बट बात यहां पर यह आती है कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। वो भी हमने देखा कि इलेक्शंस की वजह से ही क्या हो पाता है, किसी भी कंट्री में क्या है, जो लोग हैं वहां के वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। क्योंकि सभी लोगों के लिए कंट्री को चलाना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोग हर चीज में कैपेबल हो, इतना ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दैट्स वाई क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वोट देकर, और वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे कंट्री को रन करते हैं, चलाते हैं, लॉज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और सारी चीजें क्या है, कंट्री के एक तरीके से उनके हाथ में होती है, जिन रिप्रेजेंटेटिव को जनता चुनती है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, उनको चुनने के लिए भी इलेक्शंस का होना नेसेसरी है। क्लियर। तो इसके बाद अब बात आती है नेक्स्ट सेकेंडरी चीज की कि इलेक्शंस तो चलिए हो रहे हैं, बट वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं, ये चीज कैसे डिसाइड होगी, किन चीजों से, किन एक्टिविटीज से या फिर किन कंडीशंस के बिहाफ पे हमें कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या फिर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इस बुक के पिछले चैप्टर्स में आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि कैसे बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शंस तो करवाए जाते हैं बट वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कई जगहों पर, कई कंट्रीज में डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती है, पोलिंग बूथ चेंज कर दिए जाते हैं, मसल पावर और मनी पावर का यूज किया जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वो इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके बिहाफ पे हमें कहेंगे कि जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस हैं, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना, जिससे कि क्या है, अलग अलग कंट्रीज में इलेक्शंस के बहुत सारे तरीके यूज किए जा सकते हैं, और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। क्लियर। बट डिपेंड ये करता है, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस नहीं होते, कईयों में ऐसा नहीं है कि वहां पर इलेक्शन करवाए जाते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें डिसाइड कैसे करेंगे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है या फिर नहीं है। क्लियर। तो इसी वजह से क्या है, ये चीज डिसाइड करने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस, एक क्राइटेरिया रखा गया है जिनके बिहाफ पे हमें कह सकते हैं कि जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन आती है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स कि जिस कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे सभी लोगों को इक्वल वैल्यू, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए मतदान करने की। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। दैट मीन्स आप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना, एज या फिर इन सारी चीजों के बिहाफ पे क्या है, उन जितने भी जो अडल्ट लोग हैं सभी को वोट देने का अधिकार दी जाए। और इसके अलावा हर व्यक्ति की वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि कोई रिच है तो उसकी वोट की इंपॉर्टेंस है और कोई गरीब है तो उसकी वोट की इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर। या फिर क्या नाम है, कोई फीमेल है तो उसकी वोट की इंपॉर्टेंस नहीं है और मेल है तो वोट की इंपॉर्टेंस है, ऐसा ना हो। दैट मीन्स वन वोट इक्वल वैल्यू। क्लियर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को वहां पर मतदान करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला हुआ हो। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंट्री में, किसी कंट्री में हर 5 साल पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं और किसी कंट्रीज में 6 साल पे भी इलेक्शंस होते हैं। क्लियरली। तो इस तरीके से क्या है, चाहे वो किसी भी लेवल के इलेक्शंस हो तो वहां पर जो इलेक्शंस है वो एक रेगुलर इंटरवल पे करवाए जाने जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको लोगों के बिहाफ पे, दैट मीन्स वो लोगों की चॉइस के अनुसार इलेक्ट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स जिन लोगों को जिन जो कैंडिडेट हैं जिनको की वोट दी जा रही है लोगों के द्वारा, वही इलेक्ट होकर आने चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्लियरली कि दैट मीन्स कि जो इलेक्शन करवाने का जो तरीका है वो फ्री एंड फेयर, उसमें कोई भी भेदभाव, किसी भी तरीके की कोई चीटिंग्स वगैरह ना करवाए जाए, कंप्लीटली स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जाए। ठीक है ना।
एक और चीज आती है कि जो वोटर्स है उनके सामने एक रियल चॉइस होनी चाहिए कि वो जिसको मन करे उसको वोट देकर चुन सके। और दूसरी चीज, कैंडिडेट के पास भी ये चॉइस होनी चाहिए कि जो व्यक्ति चाहे वो एज अ कैंडिडेट चुनाव लड़ सके। तो दैट मीन्स कैंडिडेट के पास भी और वोटर्स के पास भी, दोनों के पास इक्वल चॉइसेस होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए, सुनिए, अब ये सारी आपने जो कंडीशंस है वो सुनी, तो आपको लग रहा होगा ना इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही सकता है। कितना सुनने में इजी लग रहा है, ये तो बहुत आसान है। बट स्टिल ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, वहां पर इस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं। ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको क्लियर किया है। ओके, अब बात हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मतलब दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन यूज किया जाए, उसके लिए कैसे अलग अलग कंट्रीज अपने कुछ मेजर्स यूज करते हैं। हमारे कंट्री में ऐसा क्या किया जाता है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट सबसे बड़े क्वेश्चन की कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। आपने एक चीज बहुत देखी होगी, जब भी बात इलेक्शंस की आती है तो कंपटीशन होता है एक बहुत ज्यादा, दैट मीन्स एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है। क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन सही है या फिर नहीं है? क्लियर? अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शंस हैं तो पॉलिटिकल कंपटीशन तो होगा ही होगा। ओके, और कंपटीशन अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपटीशंस होते हैं। किस किस टाइप के कंपटीशंस होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अलग अलग पार्टीज के बीच में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है कि हर पार्टी में एक कहते हैं एक होड़ होती है, एक जिद टाइप होती है कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। जैसे कि एट प्रेजेंट टाइम भी अगर मैं कहूं तो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, गोवा में होने वाले हैं, तो हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार बड़े अच्छे तरीके, पंजाब में होने वाले हैं, बड़ी तेजी से करने में लगी हुई है और बड़े अच्छे अच्छे तरीके से कर रही है। क्यों? क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है कि उनकी पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाए। क्लियर? तो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लेवल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बता देती हूं क्या होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जब किसी व्यक्ति को वोट देकर जिताते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि सिंपल सा बता रही हूं मैं उदाहरण, अब सबको याद भी रह सकता है। इस टाइम पे अगर मैं कहूं तो यूपी में चुनाव होने और वाराणसी क्या है, किसकी, हमारे मोदी जी की, दैट मीन्स प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वाराणसी में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जो वोट देंगे वो किसको देंगे, बीजेपी में। किसको? बीजेपी के कैंडिडेट कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको वोट दी जाएगी, मोदी जी को दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे कि उस जगह के लोग अपने उस लीडर को वोट देकर जिताते हैं। तो पहला एक तरीके से कंपटीशन कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। दूसरा कंपटीशन किसके बीच में आ जाता है, सेवरल कैंडिडेट्स के बीच में, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले, वहां से लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में भी कंपटीशन होता है कि कौन सा जो लीडर है उसको ज्यादा वोट मिलेंगी। क्लियर? तो दैट मीन्स कि अगर इलेक्शन है तो कंपटीशन होगा ही, और अगर कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन भी कहीं ना कहीं पॉइंटलेस हो जाते हैं। ये कह सकते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं बनता फिर तो। क्लियर? बट ये चीज कैसे डिसाइड हो कि ये जो कंपटीशन है वो अच्छा है, गुड है या फिर नहीं है। क्लियर? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं वो हम बता देते हैं। अब आप देखिए, सबसे बड़ा तो डिमेरिट अगर मैं कहूं तो इससे एक क्या होता है, सेंस ऑफ डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, फैशनलिज्म आ जाता है। दैट मीन्स कि जिस जगह पर, जिस बस्ती में जो वोट हो रही है, वहां के जो वोटर्स हैं वो भी आपस में बट जाते हैं कि वो किसको वोट देंगे या फिर किसको नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या चीज हो जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स। कई बार पार्टी के अंदर ही क्या हो जाता है, आपस में जो लोग हैं, जो पार्टी के जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं कि पार्टी के अंदर इक्वल लोगों को वेटेज नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना, तो एक दूसरे पर एलिगेशंस वगैरह लगाते हैं कि जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे पर एलिगेट करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर गलत तरीके यूज किए गए हैं, गलत मशीनरी यूज की गई है, इस तरीके की। और कई जगहों पर कुछ डर्टी ट्रिक्स भी यूज की जाती है इलेक्शन को जीतने के लिए, जैसे मनी पावर यूज होता है, मसल्स पावर यूज होते हैं, पोलिंग बूथ चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, कई बार वहां पे जो मसल्स मैन है उनको खड़ा कर दिया जाता है और वो लोगों को धमकाते हैं, लोगों को लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, लैपटॉप बांटे जाते हैं, साइकिल बांटी जाती है, और ऐसे भी बहुत सारी, कई बार ऐसा भी सुनने में मिला है कि लोगों को शराब पिला दी जाती है, कपड़े बांटे जाते हैं। ऐसा पहले होता भी था कुछ एक जगहों पे, तो ये कह सकते हो। बट ये जो प्रॉब्लम है ना,
कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, उनको पता था कि ऐसा होगा ही होगा इन नियर फ्यूचर में, ठीक है ना। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने इसके कुछ सॉल्यूशंस भी सोचे थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी क्या सोचा था कि एक फ्री एंड फेयर जो एक कह सकते हो इलेक्शंस क्या है किसी भी कंट्री में कंडक्ट करवाए जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जो डर्टी ट्रिक्स है ना, इसके यूज करने की वजह से जो अच्छे लोग हैं ना, जिनका कि मेन ये कह सकते हो मोटो ही ये है कि देश की सेवा करनी है, वो लोग इस अरीना में उतरते नहीं। उनको लगता है कि इसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी चुनाव बहुत ज्यादा, पार्टियों में बहुत ज्यादा गंदगी है, दैट मीन्स लोगों की सोच खराब है ना, गलत तरीके यूज किए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो कई बार जो रियल कैंडिडेट्स हैं जो आना चाहते हैं वो भी क्या है चुनाव में या फिर कह सकते हो इलेक्शंस में जो पूरा सिनेरियो है पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने क्या कोशिश की थी कि जो एक तरीके से फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। देखिए इलेक्शन होने भी जरूरी है ना, कंपटीशन होना भी जरूरी है। अगर और ये जो कंपटीशन है ना, इसी की वजह से आप देखते हो कि कोई भी लॉन्ग रन के लिए कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती, दीर्घकाल के लिए लंबे समय तक नहीं बन पाती। और अगर क्या है सही तरीके से आपको काम सारा चलाना है और सही तरीके से पूरा मैनेजमेंट देखना है चीजों का, तो उसके लिए जरूरी है कि कंपटीशन करवाए जाएं। क्योंकि देखिए अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर आपने उनको चुनकर गवर्नमेंट फॉर्म करवा ली है, अगर उसके बाद वो कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा करें, ठीक है ना, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो ये कह सकते हैं ना, खराब करें तो पनिशमेंट दी जाए, अच्छा करें तो रिवॉर्ड दिए जाए। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड उनको देगा कौन? तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड देने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जब उनके मन में एक डर होगा ना कि अगर भाई हमने जनता की सेवा नहीं की, जनता के बेनिफिट के लिए काम नहीं किया, दैट मीन्स कि अपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, तो अगली बार हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। तो दैट मीन्स उनके मन में जब ये डर होगा ना, तो वो अपने आप ही क्या करेंगे, लोगों के भले के लिए काम करना शुरू करेंगे। और जब ऐसा होगा तो ये कह सकते हो एक हेल्दी मैनर में क्या है, लोगों के फायदे के लिए काम किया जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए एक बात सोचकर चलिए, नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं क्या है, किसी भी प्रोफेशन से आप देख लीजिए कि जो लोग हैं जब किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, दैट मीन्स कि जो लीडर्स हैं उनके लिए पॉलिटिक्स उनका प्रोफेशन है, तो उनको भी एक लालच होता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक पावर में बने रहे, सत्ता में बने रहे। और अगर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें हैं, तो लोगों के भले के लिए अगर वो काम करेंगे तो वो दोबारा से क्या है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो जनता उनको दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो फाइनली हमें जैसे कि अब देखो, अगर आप किसी शॉप पे कोई सामान लेने जाते हो, अगर उसने क्या है शॉपकीपर ने आपके अकॉर्डिंगली चीजें दिखाई और आपको पसंद आई, समझ में आया, तो आप वहां से सामान लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारे मॉल्स हैं, आप सोचते हो कहीं और से ले लेंगे, भाई हमें तो पैसे ही देने हैं ना। तो सेम चीज क्या होती है एक तरीके से कैंडिडेट्स के साथ है और वोटर्स के साथ है। तो वोटर्स क्या करते हैं, अपने उन कैंडिडेट्स को दोबारा से वोट देकर नहीं जिताएंगे अगर वो उनके भले के लिए काम नहीं करते। तो हम ये फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, कई बार क्या होता है वो अलग अलग इसकी डिवीजन है। कई बार मानते हैं कि ये थोड़ा सा अगली हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बट पॉलिटिकल कंपटीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को और जो लीडर्स हैं उनको एक तरीके से फोर्स करता है कि वो लोगों के भले के लिए काम करें, क्योंकि उनको भी लालच है कि वो सत्ता में बने रहें। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।